तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए कोई बात और नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज पहला इंटरव्यू मेरा मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और आपका भी पहला जी हाँ, एक्सपीरियंस मेरा मेरा है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल के साथ जी कि आज जहाँ पर आप हैं, जी आप एज लेक्चरर हैं, है ना। एज अ लेक्चरर DPS 18 जो है ना अभी। हम्म, तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे हैं? शुरू से आपकी लाइफ का डिटेल रेज्यूमे कहना चाहता हूँ कि यहाँ तक आप कैसे पहुँचे। जी, पहले पहले तो जिस तरह एक बिल्कुल देहाती बंदा होता है, उसके पास ना तो एक वसाइल होता है, ना उसके पास उस तरह का स्कूल होता है, ना उस तरह का माहौल होता है पढ़ने का। लेकिन एक बंदे के अंदर जो है ना निकलने की जस्तजू होती है। तो पहला जो मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मेरे बिल्कुल गांव से है। और अच्छा, आप गाँव से हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो और ऐसा गांव है जहाँ पर आज तक ना रोड है और ना लाइट है। अच्छा। तो ऐसे गांव से एक निकलना तो मतलब आम लोगों की नज़र में तो एक नामुमकिन सी चीज़ है। हाँ और बिल्कुल। निकलते भी लकीली ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग निकलते भी ऐसे ही माहौल से हैं जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनकी एक जस्तजू होती है, एक हाँ, तमन्ना क्योंकि होती है। माहौल को चेक हाँ करते हाँ, हैं कि कैसा। बिल्कुल। तो उस माहौल को बीट करके वो आगे निकल के आते हैं। तो उसी तरह ही मेरी जो प्राइमरी की जो एजुकेशन है वो हमारे गांव से स्टार्ट हुई। और गांव में हमारा एक छोटा सा स्कूल होता था जहाँ पर ऐसे समझ लें कि एक झोपड़ी झोपड़ी टाइप, जस्ट लाइक हट स्कूल। स्कूल वहाँ पर होता अच्छा। था। ना कोई ऐसा ऐसा सिस्टम, क्लासेस वाला सिस्टम भी कोई नहीं होता था। तो वहाँ पर जो है ना हमने प्राइमरी की तालीम हासिल की। प्राइमरी का वहाँ पर सिस्टम ऐसा होता था कि क्लास थर्ड तक यानी कि तीसरी क्लास तक आप उसी स्कूल में जो है ना एग्ज़ाम भी दे रहे। वैसे तो एग्ज़ाम जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में होते हैं तो क्लास थ्री तक जो है ना, तीसरी क्लास तक वो बस एक फॉर्मेलिटी होते हैं। उसके बाद जो है ना हम तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाकर क्लास फोर्थ और जो है क्लास 5 के एग्ज़ाम्स दिए। स्कूल दूर होता था घर जी हाँ, से। बिल्कुल। तो उस स्कॉचिंग बीम्स में या इतनी कड़ी धूप में निकल कर अपने घर से निकल कर और दूसरे स्कूल तक जाना, वहाँ पर एग्ज़ाम देकर वापस आना। तो ये एक कुछ टाइम पहले की, मतलब इतना भी ज़्यादा पहले की नहीं है, ये बात कोई 2005 की है। उसी टाइम लेकिन क्योंकि हमारे गांव को या ओवरऑल जो सिंध में है जो देहातों को इग्नोर किया गया है डेलिबरेटली, हाँ यहाँ बिल्कुल, कहें आजकल तो ऐसा मैंने इस नोट किया तरह से। है। हाँ, हाँ। तो इस तरह से वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। लेकिन फिर भी एक वालदा का जो है ना शौक कहें आप, या मेरी मजबूरी कहें, या मेरी मेहनत कहें आप, तो वहाँ पर देखकर जो है ना प्राइमरी के क्लास फोर्थ और फिफ्थ तक हमने क्लास 4 और 5 जो एग्ज़ाम्स दिए वो पैदल जाकर जो है ना हमने एग्ज़ाम्स दिए। और पैदल पैदल भी इस तरह, उस टाइम हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे मई के एंड ऑफ द मई में होते थे, ठीक। हाँ। तो मई और सिंध की गर्मी आपको पता है, तो उसका तो हाँ, जो है ना कुछ बंदा सोच कर भी डर जाता है। ऐसी ऐसी उस धूप में निकल कर तकरीबन 4-5 किलोमीटर जाकर पढ़ना। तो प्राइमरी जैसे ही वहाँ से पास किया तो इस तरह था। तो ऑलमोस्ट इस तरह ही होता है कि अगर स्कूल में या क्लास में स्ट्रेंथ है आपकी 50, तो 50 से जो हमारे वहाँ जो प्राइमरी से जो बच्चे निकलते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 निकलते थे आगे जो है ना एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और बाकी के बस वहीं पर ही गांव में कोई अपनी भैंसें वगैरह या ज़मीन वगैरह का काम करना है अच्छा। अच्छा। तो उस टाइम तक तो ये था। अभी तक भी गांव में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा वो लिटरेसी रेशो हाँ, अभी तो लिटरेसी के लोगों को पाकिस्तान में तो ये भी पता नहीं है कि एजुकेशन होती क्या है या हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। वो बस अपनी जो पुरानी ज़िंदगी होती है गांव भैंसों वाली और ये सारी चीज़ें उन्हीं में लगे पड़े हैं। तो उस टाइम मुझे अगर जो है ना मैं एक्सपेक्टेड रेशो बताऊँ आपको 5% हार्डली वहाँ से जो है ना हम निकले थे पढ़ने अच्छा, के वहीं लिए। से आप निकले थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही वहाँ पर आया तो वो भी एक पहले तो एक बच्चा होता है वो कहता है कि नहीं मैं घर नहीं छोड़ कर जाऊँ, या पढ़ना उसको मुश्किल ही लगता है। हाँ, उन दिनों में तो एक फैमिली का भी था और आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो खुद का था कि एटलीस्ट जो मेरी परफॉर्मेंस थी इन द क्लास तो वो भी अच्छी रही थी। एग्ज़ाम्स में भी जो है ना अच्छे नंबर्स रहे थे।
उसके बाद जैसे ही एलिमेंट्री स्कूल में आए तो यहाँ पर आके हमने क्लास 6 में जाकर ABC सीखी। क्लास 6 में आपने क्लास ABC 6 सीखी? हाँ, छठी उससे क्लास। पहले क्या हो रहा था? उससे पहले सिर्फ हमारे जो है ना 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते, 3 सॉरी, बल्कि 2 पढ़ाए जाते थे, एक हिंदी और एक जो है मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी। तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स का उसमें कुछ था ही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हमें आइडिया ही नहीं था कि बाकी सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, आपका जो पास्ट है जी। और आपका जो प्रेजेंट है वो बिल्कुल मतलब नहीं। सच में वो मैच नहीं करता, अपोजिट लगता है। जी। तो जब क्लास 6 में आए तो मुझे याद है उस टाइम मेरे चाचू ने कहा कि आपकी और सब्जेक्ट्स नहीं हैं, आपके वीक हैं, तो आप गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर नहीं पढ़ सकेंगे, तो इसलिए मैं आपको किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला देता हूँ। तो प्राइवेट भी एक लोकल था स्कूल, उसमें एडमिशन लिया। उस टाइम जब मैं गया तो मुझे टीचर ने कहा कि आपको जो है ना फेयर कॉपी या नीट कॉपी जिसको हम कहते हैं, हाँ। वो आपने कंप्लीट करनी है। तो मैंने उसको मैम को कहा, मैम मुझे तो लिखना ही नहीं आता इंग्लिश, लिखना नहीं आता, 6 क्लास इंग्लिश तक। बिल्कुल नहीं लिखनी आती। तो वो हैरान रह गई कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो उस टाइम मैंने कहा मैडम आप मुझे ABC सिखा दें, बाकी मैं कॉपी जो है ना एक कंप्लीट करके दिखाऊंगा आपको 1 मंथ के अंदर। तो मुझे याद है जब मैं हमारा फर्स्ट टर्म हुआ था उस टाइम में शायद 1 या 2 सब्जेक्ट में पास हुआ था यहाँ पर 6th क्लास में, बाकी सारे फेल थे। और जब उसी ही छठी क्लास का जो है ना मेरा फाइनल हुआ, उसमें मेरी 3rd पोजीशन थी। अच्छा, वैसे मुझे फ्रेंड नेचर का एक कोट याद आया कि अ पर्सन हु हैज अ वाइफ कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जी कि अच्छा, मुझे ये बात आपने मिस्टेक किया। हाँ, कि जिस बंदे के पास एक रीजन होता है कुछ करने के लिए, वो किसी भी मतलब एक सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से एक जुस्तजू कायम रही कि नहीं पढ़ना है। तो इस बाद में जैसे ही हमने क्लास 8 तक पढ़ा, तो क्लास 8 तक के पढ़ाई के साथ बड़ा क्रेज रहा और एक कंपटीशन रहा क्लास में। कुछ गर्ल्स थी, कुछ मेरे फेलोज थे, वो करीबी दोस्त भी थे चाहे, लेकिन फिर भी उनके साथ एक पढ़ाई में जो मुकाबला रहता है, कंपटीशन रहता है, वो रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने बीट किया। ऑलमोस्ट मेरी जो पोजीशन रही थी सेकंड थर्ड रही। तो मतलब जैसे आपने एजुकेशन में पैर रखा तो यू बिकेम शाइनिंग स्टार। जी हाँ, जैसे ही पाऊँ उसमें रखा और मैंने ये सोचा कि नहीं, यहाँ पर जो है ना अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है बंदे की, दूसरा क्रेज होता है। तो उस सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बरकरार रखने के लिए, पढ़ने के लिए तो क्लास 8 तक मेरी पोजीशन रही। उसके बाद मेरे साथ एक इंसिडेंट कहें या एक्सीडेंट कहें उनको, ये हुआ कि जिस स्कूल में मैं जाना चाह रहा था उसमें मेरी एडमिशन नहीं हुई। उसके बाद मेरा जो क्रेज है ना वो किस हद तक टूट गया। और उसके बाद फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं, थोड़ा बहुत बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। बिजनेस की तरफ? हाँ, बिजनेस अच्छा, आपका माइंड बिजनेस की तरफ। जैसे ही मैंने 8 पास किया, 9th में गया स्कूल में, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम भी जो मेरी एडमिशन हुई वहाँ पर इस दूसरे स्कूल में, वो मेरी इंग्लिश मीडियम में हुई। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में इस तरह सिस्टम होता है कि एक सेक्शन होता था उस टाइम इंग्लिश मीडियम का, जिसको हम सेक्शन A कहते थे, सेक्शन B होता था उर्दू मीडियम का, बाकी सारे जो सेक्शंस थे वो होते थे सारे सिंधी में। ठीक, तो मेरा उस टाइम भी एडमिशन इंग्लिश में ही हुआ। लेकिन फिर अचानक एक जो आप माइंड में बना के आते हो ना कि मैं इस स्कूल में जाऊंगा और मेरी इस तरह से जो है मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, माइंड बना हुआ आता है, तो माइंड को एक धचका लगा। उस धचके में आकर जो है ना फिर थोड़ा सा पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया। तो यूँ 2-4 साल जो है ना पढ़ाई से बिल्कुल दूर रहे। और ऐसे ही मेयर जो है ना एग्जाम्स देने गए या फिर कभी कभार फॉर्म फिल करने गए, कभी कभार टीचर्स को मुँह दिखाने गए, वरना जो है ना पढ़ाई से एक दिल उठ गया। अच्छा, वैसे अभी आपको कुछ फील होता है कि जब आप रेट्रोस्पेक्ट करते हैं जी जी पिछले पास की उन सारी सिचुएशन से, तो क्या फील करता है कि जब वो आपको धचका लगा, वो स्कूल में नहीं गया, आप स्कूल में फेल हो गए, तो अब क्या फील करते हैं कि क्या आपने सीखा वहाँ से? वहाँ से मैंने ये सीखा कि अगर बंदे को अगर कहीं पर चॉइस नहीं मिलती है तो उसके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। ऑप्शन A भी होना चाहिए, उसके बाद ऑप्शन B भी होना चाहिए। और अगर आपको ऑप्शंस नहीं भी मिलते हैं, जो मिल गया है, तो उसको आपने ऑन करना है और उसको एक अपनी चॉइस बनानी है। एक चीज़ तो मैंने ये सीखी। दूसरी ये चीज़ सीखी कि
उस टाइम जब बंदे का या उस टाइम एक बच्चा होता है, उस टाइम उसकी नॉलेजमेंट एक जो ना उतनी अडल्टहुड में भी नहीं आता है, कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस नहीं होता है उस सेंस में। तो उस टाइम उस मेरे जहन मेरा ये मुझे डिसीजन बड़ा गलत लगता है कि मुझे पढ़ाई से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। क्यों नहीं होना चाहिए था? इस तरह नहीं होना चाहिए था क्योंकि बेसिक या फाउंडेशन जो बन रही है ना हमारी, तो वो आफ्टर 8th क्लास बन रही है। आफ्टर 8th हाँ, जो हमारे जो आगे सब्जेक्ट्स हमारे साथ चल रहे हैं फर्स्ट ईयर तक या सेकंड ईयर तक या इंटर कहें आप, उस तक जो हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं ना, इवन आपके एंट्री टेस्ट में वो सब्जेक्ट्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 9 से लेकर आपके जो क्लास इंटर तक सब्जेक्ट्स हैं, तो वो एक बेसिक फाउंडेशन कहें, आपके एक पिलर हैं आगे जाने के। मैंने खुद नोट किया कि जब 8 में हम पढ़ते थे, 9th में आया तो थोड़ी चीज़ें उसमें डाल दी। 9th में फिर ऐसे जैसे स्टेजेस होती हैं, आराम से पढ़ाई चढ़ाते गए ऊपर। तो इस तरह अब जब जैसे ही मेरा FSC हुआ या इंटर हुआ, इंटर के बाद मैंने सोचा कि आई हैव लॉस्ट कपल ऑफ थिंग्स। उस सेंस में फिर एक होपलेसनेस भी बंदे में आ जाती है कि अब नहीं, तालीम की तरफ नहीं आ सकूँगा। क्या चीज़ें वो थी जो आपने मतलब ऐसे समझा कि आई हैव लॉस्ट? इस तरह जिस तरह के कोई साइंस के सब्जेक्ट्स कोई मुझे अगर पढ़ाने बैठता था तो मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, मतलब एक अंदर से होता था कि नहीं मैं बहुत कम हूँ, आई एम नॉट इनफ। जी हाँ। कि चाहे वो मेरे फेलोज ही थे, वो भी उस टाइम इंटर उन्होंने क्लियर किया लेकिन मैंने नहीं किया। तो उस टाइम जो चीज़ें वो मुझे चाहे बेसिक से समझाते थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि एक तो जो आपका कनेक्टेड होते हो स्टडी से, सब्जेक्टिव डिसिप्लिन माइंड होता है तो वो चीज़ों को गेन उस करता है। सेंस में आप जल्दी जो है ना चीज़ों को गेन कर लेते हो। लेकिन उस टाइम बड़ा एक आपको फिर एफर्ट जो है ना डबल, क्या मैं कहता हूँ ट्रिपल करनी पड़ती हैं फिर उन चीज़ों पर जो है वो पाने के लिए या उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा। और दूसरा ये था उस टाइम जो एंटी टेस्ट का जो पैटर्न होता था ना, वो भी ये होता था कि 20 साइंस से क्वेश्चन हैं, 20 मैथमेटिक्स से हैं, 20 इंग्लिश से हैं, 20 जनरल नॉलेज से हैं। तो इस तरह से तो मुझे तो एक मतलब यही सोच कर डर लगता था कि शायद मेरे एडमिशन भी हो कहीं कहाँ पर ज्ञान ना हो। अच्छा जी हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जैसे ही मैंने उस टाइम एक फैमिली वालों को भी जो है ना थोड़ा सा नाराज़ किया, क्योंकि बिजनेस से वंस अगेन मूव करना स्टडी की तरफ, तो ये एक बड़ा चैलेंज था वंस अगेन। तो फैमिली वालों ने कहा पहले हम आपको कह रहे थे कि आप पढ़ाई की तरफ जाओ, तो फिर उन्होंने कहा फिर मेरा माइंड बिजनेस की तरफ आया। बिजनेस की तरफ से फिर फैमिली वाले कह रहे थे अब फिर पढ़ाई में तो हमें नहीं लगता है कि आप कोई चीज़ की कहाँ तक जो है ना पहुँच पाएंगे स्टडी के हिसाब से। तो मैंने उस टाइम उन्होंने तो एज सच विलिंगली एडमिशन पर इजाज़त नहीं दी, लेकिन मैंने फिर 1 साल पूरा जो है ना उस एंट्री टेस्ट के लिए प्रेपरेशन के लिए टाइम रखा। और तो फिर जो उस टाइम जो अपने माइंड पर, अपने पर्सनालिटी पर जो काम किया और मैंने खुद को एनालाइज किया कि इन विच फील्ड आई कुड परफॉर्म, तो उस सेंस में मुझे इंग्लिश जो है ना बेहतर लगी कि नहीं मैं इंग्लिश में जाकर परफॉर्म कर पाऊँगा। अच्छा, उस पूरे साल के टेन्योर में आपने क्या किया था? उस पूरे साल के टेन्योर में एक तो मैंने अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग की, जो ऐसे कहीं से कहाँ से ट्यूशन्स पढ़ी, कहाँ से कुछ जो सीनियर्स थे उनसे टाइम लिया कि मुझे आप ये चीज़ सिखाएं, मुझे वो चीज़ सिखाएं। फिर लाइब्रेरीज़ में जाना, उनसे जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर जो स्टूडेंट आते थे उनसे मिलना, उनसे जुलना, क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, मेरी कंडीशन ये है, क्या मैं आगे जा सकूँगा, नहीं जा सकूँगा। तो हाँ कंफ्यूज, बिल्कुल टोटली कंफ्यूज थे। तो एक उस टाइम एक जो हम कहें कि एक जो मोटिवेशनल पावर मिला ना, उस टाइम एक दोस्त आया, उसने कहा कि मुझे देखो, मैंने आपकी तरह इंटर तक मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, इस टाइम में वन ऑफ द जो बेस्ट डिपार्टमेंट्स इन द यूनिवर्सिटी है उसमें मैं पढ़ रहा हूँ और मेरी अब इस टाइम जो पोजीशन है इस सिस्टम में, उस बंदे को देखकर मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं जो है ना अगर ये जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। तो फिर खुद को एनालाइज किया, उससे भी सीनियर से पूछा कि किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फील्ड मैंने रखी कि मुझे इंग्लिश की तरफ जाना है, तो फर्स्ट चॉइस ही मेरी एडमिशन उसमें हो गई। तो
उसके बाद भी मैंने इतनी स्ट्रगल की है कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अगर जो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है हाँ वो अगर 4 घंटे पढ़ता है तो मैं 6 घंटे पढ़ता था, 7 घंटे पढ़ता था। तो उस टाइम एक यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट जो एक एंजॉयमेंट का टाइम होता है, एक आप मतलब उतना सीरियस भी नहीं होता, रिक्रिएशन फ्रेंड्स के साथ इधर उधर घूमना, उस टाइम जो वो पूरा टाइम उन चीज़ों की जो मुझे फिर कुर्बानी देनी पड़ी। अच्छा हाँ, तो उस चीज़ की कुर्बानी इस तरह थी कि हम जो है ना कुछ 4-5 स्टूडेंट्स थे जो सुबह को आते थे यूनिवर्सिटी और शाम को चले जाते थे 7 बजे या कभी 7:30 बजे जो है ना वापस घर जाते थे। बाकी पूरा टाइम लंच वहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही करके फिर जो है ना जाकर लाइब्रेरी में बैठ जाना, वहाँ पे ही पढ़ना। तो जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर हुआ तो उस टाइम मेरा जो रिज़ल्ट आया ना, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स थे उससे जो है मतलब नियरली उनके बराबर रिजल्ट आया। अच्छा हाँ, तो उसके बाद एक मोटिवेशन मिला, मोटिवेशन के बाद अच्छी कंपनी मिल गई। हाँ, तब आपने फील किया होगा कि हाँ सच में अभी मैं कुछ हूँ और अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं वो वाहिद बंदा था जिस टाइम मैं इंग्लिश में जिस टाइम मेरी एडमिशन हुई ना, तो मैं सोचता था कि ये सारे इंग्लिश में बोल रहे हैं, मुझे बोलना कब आएगा, मैं बोल सकूँगा कि नहीं सकूँगा इंग्लिश में। तो उसी टाइम उसी सेमेस्टर में जब लास्ट में हमारी प्रेजेंटेशंस हुई तो अच्छी प्रेजेंटेशंस में मेरी भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन। अच्छा, आपने इंग्लिश सीख ली? सीख ली। कैसे? तो इस तरह सीखा कि एक तो कुछ जो दोस्त थे दे वर आल्सो क्रेजी अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसमें जो है ना हमने ज़्यादातर जो उस टाइम जो यूटिलाइज टाइम करते थे वो इंग्लिश में ही स्पेंड करते थे। चाहे खाना खाना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बारे में पूछना है, यूनिवर्सिटी की बातें करनी है, वो भी हमें जो है ना क्या करना है, इंग्लिश में ही बात करनी है। अच्छा, तो आपने मतलब इंग्लिश को एक नॉर्मल लैंग्वेज बना दिया आपने। तो उस टाइम हमने वैसे तो अभी जिस तरह आपको रेफ़र किया जाता है कि भाई आप यूट्यूब चैनल्स में फलां ऐप पर बात करें, ठीक है ना, तो हमें उस टाइम वो नहीं था, ना ही इतने रिसोर्सेज थे कि हम कोई जो है ना नेट वगैरह चला सकें और उससे जो है ना कोई नॉलेज गेन कर सकें। बस वो दोस्तों से मिलकर बात करके और कुछ किताबों से पढ़कर इस तरह से जो इतना तो एक नहीं, लेकिन एज मच रिक्वायर्ड, तो उस लेवल तक पहुंच गए। वैसे मुझे एक बात बहुत कंफ्यूज करती है कि हम जैसे बचपन से ही हमें ग्रामर की तरफ डाला जाता है कि ग्रामर पढ़ें, 12 सेंटेंस पढ़ें, सारी चीज़ें करें, उसके बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं आती लोगों को, ये क्यों? असल में जो इंग्लिश की जो ये स्किल है ना स्पीकिंग वाली, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस। अच्छा, हाँ, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप जो है ना, हाँ, इसका जो आपको और भी इसको जो फर्निश करती है वो लिसनिंग करती है नेटिव स्पीकर्स को, हाँ, या टीचर्स को, वो आपके लैंग्वेज को एक ऐसे समझो पॉलिश करती है। बाकी जो आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी, बोलने का अंदाज आएगा, आपको जो है ना कंटिन्यूसली आप बोल सकेंगे, वो ओनली विद प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस कैन भी आप डिफरेंट काइंड्स, जिस तरह आप मिरर के सामने खुद से बात कर सकते हैं। अभी इस टाइम आपके पास अगर कोई जो है ना मोबाइल वगैरह है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे आप रिकॉर्ड करके फिर जो है ना आप उसको सुन सकते हैं। वैसे भी आपकी बहुत सारी जो है ना इम्प्रूवमेंट आ सकती है। प्लस में अगर आपको कोई अच्छा कंपेनियन, अच्छा फ्रेंड मिल जाता है, उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं, तो दिस इज़ द ओनली वे आई थिंक कि आपकी जो इंग्लिश में फ्लुएंसी आ सकती है। बाकी ग्रामर और ये चीज़ें हैं ना, ये आपके एक्यूरेसी जिसको हम कहते हैं, एक्यूरेसी आपको बाद में आती है, जब आपको फ्लुएंसी आ जाती है, जब आप बोलना सीख लेते हो। और कहते हैं इस तरह कि आप पहले तो मिस्टेक्स के बारे में डू नॉट बॉदर अबाउट द मिस्टेक्स। हाँ, यहाँ पे होता है, यहाँ पे उल्टा होता है कि आप मिस्टेक्स ना करें, ग्रामर पहले सीखें और ये सारी चीज़ें, तो बंदा पहले खुश हो जाता है। नहीं, बिल्कुल इसमें ये पॉसिबिलिटी कम होती है। पहले तो आप फ्रीली स्पीक करें, जो वर्ड अगर आपको नहीं आ रहा है उसमें चाहे आप उर्दू मिक्स कर लें, तो इससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आप जो है फिर आगे कि एटलीस्ट मैं बात तो कर सकता हूँ ना, फिर गलत हो तो ठीक है, सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, और गलती करना ही सबूत है कि आप सीख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा था कि जितनी गलतियाँ करें उतनी ज़्यादा आपकी सक्सेस बढ़ती जाएगी, आप खुद को समझते जाएंगे, लोगों को, सारे माहौल को। हाँ, इसी तरह
तो उसके बाद एक टीचर भी था हमारा जो एक नवल से ग्रेजुएट था, नवल इस्लामाबाद से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। तो उसमें उसकी तरफ से भी जो है थोड़ा बहुत एक मोटिवेशन मिला कि अगर मतलब वहाँ से करके बंदा जहाँ पर आ सकता है, बढ़ा सकता है। तो मेरा भी एक शौक़ हुआ कि जो है ना मुझे यहाँ से निकल कर, क्योंकि जो आप अपने सिटी में ही रहते हो उतना बहुत कुछ आप नहीं सीख पाते हो। सिटी में रहकर आप उस तरह का इन्वायरमेंट, आप उस तरह का माहौल, उस तरह का जो है आपकी एक मेंटल जो थिंकिंग है वो ब्रॉड नहीं हो पाती। मतलब एक बंदे को टीनेज की एज, मतलब टीनेज से ही घर से बाहर निकलना चाहिए, दूसरों भले मतलब हो सके तो घर को छोड़ दे और कहीं और जाके रहे। जैसे अभी मैं तो कैडेट हूँ, मैं कैडेट कॉलेज में, और वहाँ पे सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ चॉइस लगती है कि घर से दूर भेजा ताकि बाहर माहौल को समझ सकें, प्रैक्टिकल लाइफ में आ सकें। तो जब बंदा घर से निकलता है तो नए नए लोगों से मिलता है, उनके साथ डील करना, क्या कमजोरियाँ हैं, क्या कौन से हैं, तो सारी चीज़ें। तो इस तरह से जो है ना हमारे यहाँ हमारे अंदर एक तो जो कहते हैं ना, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो चीज़ों को। जब आप चीज़ों को समझने लगते हो पहले आप ऑब्जर्व करते हो, चीज़ों को देखते हो, एनालाइज करते हो। तो वो आपके अंदर जो क्वालिटी आती है ना, वो आती है आपके मतलब दूर जाने से। मतलब जो एक यूजुअल थिंग्स हैं, नॉर्मल चीज़ चल रही है, उससे आपको हट कर जाना पड़ता है। इसको ये कंफर्ट जोन कह सकते हैं। हाँ, कंफर्ट जोन से हट कर जाना। जो एक आपका शोला निकलता है वो वहाँ से ही निकलता है जहाँ पर आपका कंफर्ट जोन नहीं है। आपको जो है ना एक डिफिकल्ट सिचुएशन से ही आप जो है ना किसी अच्छी मंजिल तक की तरफ जा सकते हैं। तो फिर कुछ दोस्त थे जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ते थे, उनसे पूछा, एक टेस्ट की तरफ फिर माइंड डाइवर्ट हुआ कि मुझे जाना है वहाँ पर इस्लामाबाद में। तो इस्लामाबाद का एक उसकी तो अपनी चार्म है, एक सिटी की ही, प्लस में उसकी यूनिवर्सिटी का ही, हम जो एक नॉर्मल सिटी में रहने वाले बंदे यूनिवर्सिटी का एक आउटलुक पैक कर। वैसे यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में जानना चाहूँगा, कैसे होती है, क्योंकि अभी मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, ऑब्वियसली मैं भी आगे जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, तो थोड़ा खुल के प्लीज़ बताइएगा यूनिवर्सिटी कैसे होती है। तो इस तरह पहले तो मतलब नॉर्मली जो हम स्टूडेंट हैं जहाँ पर जिस माहौल से हम रहते हैं, हमें तो ये सोच कर मतलब क्रेज़ होता है कि वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा हैं, एक कोऑपरेशन ज़्यादा है, ठीक है, इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारी थोड़ी जो है ना ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, वहाँ पर हमें ये अलाउ नहीं किया जाता है, कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पर हमें अलाउ नहीं किया जाता है कि आप फ्रीली बात कर सकें या उनसे घूम सकें। एक तो ये पॉइंट भी होती है। दूसरी ये पॉइंट होती है वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग की क्वालिटी देख कर आप जाते हो। अच्छा। हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ की मुझे जो बड़ी अच्छी प्यारी चीज़ लगती है वो ये है, आप जो दिल में रख के जाओगे यूनिवर्सिटी आपको देगी। कैसे? जो अगर लेट सपोज आपको एक अपनी पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि वाह क्या बंदे हैं। अगर आप कहोगे कि मैं अपनी फील्ड में एक्सेल करना चाह रहा हूँ, तो आपको फील्ड में आपके स्टूडेंट में से आपके जो क्लास फेलोज होंगे उनमें से ही ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, और आप जो है ना उनको फॉलो करके अपने आप खुद जो है ना आप एक्सेल कर सकते हैं फील्ड में। अगर आप आवारागर्दी करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपको इजीली बड़ी जो है ना कंफर्टेबली आपको मिल जाएगी। जहाँ देखेंगे उस नज़र, असल में बंदे की नज़र होती है, अगर आप उस नज़र से देखोगे ना कि यूनिवर्सिटी, फिर तो आपको लगेगा ये सारे आवारागर्द आ गए यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी की ये मुझे बड़ी प्यारी चीज़ लगती है कि आप जो दिल में रख कर जाते हो तो आपकी वो पूरी हो जाती है। ठीक, तो दूसरा ये होता है जो हमारा प्राइम मोटिव होना भी चाहिए कि वहाँ का जो टीचिंग फैकल्टी है प्लस में लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। तो इफ़ आई से अबाउट नमल, तो उसमें मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि वहाँ पर जो एक टीचिंग फैकल्टी थी वो भी एक डॉक्टर से, एटलीस्ट नहीं तो 50% जो होते हैं ना, मोर देन 50% डॉक्टर्स थे, उनकी PhD होल्डर्स थे। तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि यहाँ से बनिस्बत यहाँ पर पढ़ने से वहाँ पर मुझे जो अपनी जो मेंटल ग्रोथ होगी ना, मेंटल जो मेरी जो ना ग्रूमिंग होगी वो ज़्यादा होगी। कहाँ पे? नमल में यूनिवर्सिटी में। तो पहले आप कहाँ पे पढ़ते थे? पहले शाहद लतीफ़ यूनिवर्सिटी।
साल भर दिन हो सकता है। तो इस तरह होता पहले ये था टाइम के अगर आप 2 साल ग्रेजुएशन करते हो और वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर उसी डिपार्टमेंट या किसी और डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो किसी और यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, ये पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान हो ऑल सकता है? ओवर पाकिस्तान में था। था। ठीक, हाँ अभी जो है ना अभी ज़्यादातर मुश्किल हो गया है वो। वैसे पहले ये था, ये होता था कि आप 2 साल यहाँ पर करें। तो मैंने ये सोचा कि पहले अपना बेस को इम्प्रूव कर लूँ, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट समझ लूँ, तब तक यहाँ पे अपनी सिटी में शादुलत यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगा और उसके बाद जो है ना जाकर वहाँ पर एक नंबर में पढ़ूँगा। तो जैसे ही वहाँ पर मैं गया तो उस चीज़ ने बड़ा मुझे इंस्पायर किया और वहाँ का जो एक थिंकिंग है, वहाँ की जो स्टडी का पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादातर डिफरेंट था उस तरह से कि हमें यहाँ तक चीज़ें जो है ना एक सरफेस लेवल तक पढ़ाई जाती थी। तो ये भी हो सकता है कि उस टाइम हमारे लेवल के हिसाब से, लेकिन फिर जब मैं वहाँ पर गया डेप्थ टीचर्स की नॉलेज, उनकी एक्सेल इन द फील्ड, तो उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो इस तरह से जैसे ही यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट हमारे क्लास में टॉप परफॉर्मर मैं रहा हूँ। ठीक, यूनिवर्सिटी में टॉप परफॉर्मर? यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में क्लास के हिसाब से जी। तो एक 2 स्टूडेंट से दो आप एक अंदाज़ा लगाएं, मेरे जैसा बंदा जो इंटर तक पढ़ाई ना और वही बंदा जो है ना उनको ऐसे कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ थे जो एक समझ लें कि अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे जो है ना उनका स्टडी बैकग्राउंड था, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए थे, फिर भी उनके साथ उनसे आगे निकलना या उनके साथ कम्पीट करना तो ये एक आम सी बात नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पढ़ने की जस्तजू ने, मेहनत ने हमें उनसे कम्पीट, बल्कि काफ़ी मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो टॉप 5 टॉप 6 में मेरी परफॉर्मेंस रही उस टाइम। तो हाँ, तो इससे जो है ना जैसे ही वहाँ पर फिर पढ़े तो वहाँ पर पता चला कि बंदे की एक्चुअल वर्थ क्या है, आपकी जो वर्थ होती है हाँ, वो आपकी काम से होती है। आप जो काम कर रहे हैं, मसलन मेरा काम उस टाइम था पढ़ना। मैं जैसे जैसे स्टडी को टाइम देना गया, एक टीचर में रेस्पेक्ट बनती गई, अपने फेलोज़ में रेस्पेक्ट बनती गई। तो उस टाइम से जो सराउंडिंग थी वहाँ पर जो आसपास के स्टूडेंट्स थे, हमारे अपने सिंधी स्टूडेंट्स, तो उनमें एक रेस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, उनमें एक अच्छी इमेज बनने लगी। तो उससे उन चीज़ों को हमने फिर भी वहाँ पर भी एक अपनी तरफ ही, अपने स्टडी की तरफ ही माइंड रहा। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह करके जैसे ही निकले तो जहाँ पर भी गए थे ज़्यादातर मैंने गवर्नमेंट साइड जो है कम ही अप्लाई किया है। प्राइवेट साइड सेक्टर में जहाँ पर भी गए थे टेस्ट में कभी फेल नहीं हुए थे। तो एक आधी शायद होगी मेरी, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा आइडिया है IB की कुछ टेस्ट दी, उनमें क्वालिफाई हो गया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर भी जहाँ पर अपनी में वर्किंग ना हो तो उस टाइम भी हमारे जो एक सीट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स आए थे, सॉरी कैंडिडेट्स आए थे, वो 100 के करीब थे। कहाँ पे? कैडेट कॉलेज सांगड़ में, जैसे कि मैं वहाँ पर लेक्चरर हूँ। हाँ। तो वहाँ पर एक सीट के अगेंस्ट भी 100 के करीब जो है ना कैंडिडेट्स थे, एक सीट के अगेंस्ट। कहाँ से? हाँ, एक बंदा हमको चाहिए था और 100 कॉम्पिटिशन में थे। जी हाँ, कॉम्पिटिटर्स थे। हाँ। उस सेंस में भी वहाँ पर भी एक उनको जो ना बीट करना, अच्छे बैकग्राउंड वाले थे उनमें से उनको बीट करना, सबको बीट करके वहाँ पे एक बंदे का सिलेक्ट होना भी एक नॉर्मल बात नहीं है। और प्रोसीजर जो होता है इंटरव्यू कंडक्ट करने का, उनका वो भी यही होता है कि CTA आता है, कमांडर ट्रेनिंग अश्योर आता है, प्लस में जो कमांडेंट होता है वो आता है, वाइस प्रिंसिपल होता है, डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ होता है, एक अपने फील्ड का एक्सपर्ट बंदा होता है, उनको भी एक फेस करना और उनको उनके सामने एक अपनी इमेज दिखाना, अपनी नॉलेज दिखाना भी आम सी बात नहीं है। तो उस टाइम में जो है ना आना उसी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर सिलेक्शन हुई। इस टाइम जो मेरी ओवरऑल जो स्ट्रगल है, मेरा यही ख्याल है कि जो बंदे की नियत दिल में होता है, जो एक विश होती है या जो आपकी स्ट्रगल होती है ना, वो रास्ते बना लेती है आपके लिए। जो कुछ होते हैं जो अपने पहले एम रखते हैं, फिर उसको परस्यू करते हैं। अगर आपके पास अगर आपका एम जो है नॉट क्लियर है, लेकिन जो आपकी स्ट्रगल है वो आपके लिए रास्ते बना देती है। हाँ, स्ट्रगल मेक्स प्रोग्रेस। जी हाँ। तो उस सेंस में अभी तक तो ये भी एक ऐसे समझे कि एक स्टेप है, स्टेप टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन।
तो वो भी ये भी एक स्टेप है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि यस आई एम कैपेबल ऑफ दिस थिंग। तो वहाँ पर आके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, यही जो है ना ज़िंदगी का जो है ना खासियत होती है। वो कहते हैं कि जो मज़ा होता है ना वो सफ़र में होता है, मंजिल में नहीं होता तभी तो है। हाँ, मतलब एक्चुअल जो मतलब आपको टेस्ट या एक्चुअल जो इन्जॉयमेंट होती है ना आपकी, वो आपके जर्नी की होती है। डेस्टिनेशन मिलने के बाद आपका फिर दूसरा डेस्टिनेशन बन जाता है। तो अभी तक जहाँ तक पहुँचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आउट ऑफ माय स्ट्रगल है, और इंशाल्लाह आगे जाने की भी अल्लाह जो है ना हमें हमारी मेरी मदद करेगा।